हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम एंशियंट हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। और ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो ऐसा फील कीजिएगा ना कि आपका जो एंशियंट है ना, यहाँ से यहाँ स्तर का हो जाएगा, मतलब लेवल बढ़ जाएगा, है ना। एंड कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम मानव जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला था, है ना। यानी पहली बार जो है ना मानव जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो आप जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर नर्मदा नदी घाटी। कौन सा? नर्मदा नदी घाटी में जो है ना, यहाँ से क्या मिला था, तो प्रथम मानव जीवाश्म का क्या मिला था, प्रमाण मिला था। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि नर्मदा नदी घाटी से क्या मिला था हमें। तो कहेंगे सर चित्रकारी का प्राचीनतम जो है ना हमें साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा, है ना। भीम बेटिका की गुफा भी यहीं पे है, तो ये आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बात करें कि सर ये जो प्रश्न है ये कहाँ से लिया गया है, तो बेसिक जो आपका फर्स्ट क्लास है इतिहास का, एंशियंट का, जिसमें पढ़ाया जाता है कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, है ना, ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है अर्ध ऐतिहासिक और तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल आता है। तो प्रागैतिहासिक आप जानते होंगे इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली लेकिन कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला। तो हम कहेंगे सर हमें वस्तुएं मिली लेकिन कोई भी लिखित प्रमाण हमें यहाँ से नहीं मिला था। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग पाषाण काल को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी पत्थर का जो एज था, स्टोन एज था, ये हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्ध ऐतिहासिक काल। कहेंगे इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली, है ना, लिखित प्रमाण भी मिला। कहेंगे सर वस्तुएं तो हमें मिली, साथ ही साथ लिखित प्रमाण भी मिला, लेकिन हम क्या लिखा तो उसे पढ़ने में असमर्थ रहे। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो है ना हम लोग जो है सिंधु घाटी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सभ्यता को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल। कहा जाता है इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली, लिखित प्रमाण भी मिला और उसे हम पढ़ने में सक्षम रहे, मतलब वो चीज हम पढ़ सके। यानी हम कहेंगे सर हमें यहाँ पे वस्तुएं मिली, हमें यहाँ पे लिखित जो प्रमाण था, यानी कि जो पुरातत्व वस्तुएं थी, जो लिखित प्रमाण भी मिला, उसे हम पढ़ने यानी कि हम रीड करने में क्या रहे, तो सक्षम रहे। यानी इसी के अंतर्गत जो है ना वैदिक से आगे का काल, वैदिक से आगे का काल को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना। अरे इसके बाद का जो काल आ जाता है यही वगैरह। तो आपको याद रखना चाहिए प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो भाई जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो नर्मदा नदी घाटी है, हम कहेंगे सर पूरा पाषाण काल का ही आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या किया गया है, तो पूछा गया है। लाजवाब सवाल है, तो आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हैं पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मानव था, मानव का इस समय में स्थिति कैसा था, तो आप जानते होंगे मानव जो है इस समय में क्या करते थे, आखेट किया करते थे। आखेट बोले तो शिकार करके जो है ना अपना जीवन यापन चलाया करते थे। मध्य पाषाण काल में देखने को मिला है कि मनुष्य जो है आखेट तो किया करते थे, साथ ही साथ जो है वो पशुपालन का शुरुआत यहाँ से मिलता है मध्य पाषाण काल से। और नव पाषाण काल में है ना मनुष्य आखेट आज भी करते हैं, आखेट हुआ, फिर पशुपालन जो है वो भी मिला और यहाँ से जो है ना हम कहेंगे सर कृषि का विकास हुआ। तो कभी आपसे प्रश्न ये पूछे
कि अस्थाई मानव निवास और कृषि का जो है ना विकास किस काल में हुआ था। ऑप्शन मिले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो कह दीजिएगा नव पाषाण काल। आगे एक बात यहाँ से भी याद रखिएगा कि नव पाषाण काल में आप जानते होंगे कि मनुष्य संग कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण जो है बुर्जहुम का गर्तवास कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, वहां से मिला था। तो भाई मैं एक क्वेश्चन लेके ना आऊँ, पूरा क्वेश्चन को ही मैं क्या कर दिया, रिपीट कर मतलब क्या बोले तो भाई गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, है ना। और एक इतिहासकार इसके संदर्भ में, पहला ये है, दूसरा ये है, एक इतिहासकार जगेनस थॉम्सन 1820 में, जगेनस थॉम्सन ने क्या किया था, इसको जो है ना पाषाण काल, इसी चीज को जो है ना पाषाण काल है ना, उसके बाद कांस्य युग और लौह युग में क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है ना। तो इतना पॉइंट है ना, एक ही क्या बोलते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपका जो नजरिया जो है इतिहास को समझने का वो बदल देगा। जिसे पढ़ते हैं वो गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला था। अच्छा सवाल है। सूती वस्त्र का प्रमाण आप जानते होंगे कि सर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदारो और कौन कौन सा है जी, तो चहुंद्रो और लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो इज द राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदारो से। यह जो क्वेश्चन है मैंने लिया है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो भाई अगर बात किया जाए सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप जानते हैं 1826 में चार्ल्स मैसेज ने इसका क्या किया था, खोज किया था। लेकिन वो भी पल आया जो सर 1921 में जो है, आप जानते होंगे जॉन मार्शल को सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई का नेतृत्व प्रभारी बनाया गया, है ना। खुदाई का नेतृत्व प्रभारी बनाया गया। उसी के संदर्भ में यानी उसी के अंदर में क्या हुआ था, हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था, हड़प्पा, जिसका खोज कब हुआ था, 1921 में हुआ था। उसके बाद दूसरा, पहला तो ये, दूसरा नंबर पे किसका खोज हुआ था, तो कहेंगे सर मोहनजोदारो का। किसका, तो मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदारो पढ़े होंगे, उसका खोज हुआ था। भारत की स्थिति की देखा जाए तो आप जानते होंगे कि भारत में जो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सभी जगह ये फैले हुआ था। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान था, तो मांडा जो था वो जगह था, और किस नदी किनारे अवस्थित था, तो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित था। साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कौन सा इलाका था, तो कहेंगे सर दैमावाद, और दैमावाद जो है ना किस नदी किनारे था, तो गोदावरी नदी के किनारे। इधर बात करें तो यूपी जो है ना आलमगीरपुर हिंड, यूपी मेरठ, यूपी का एक जगह है मेरठ, यहीं पे एक स्थल है आलमगीरपुर, है ना, और ये किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे जो है ना आप याद रख सकते हैं, है ना। इधर की बात किया जाए तो सर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वेस्ट में कहाँ तक विस्तृत था, है ना, कहेंगे सर बलूचिस्तान कहाँ का, बलूचिस्तान में एक जगह था सुप्त कांगे डोर, और यह किस नदी किनारे था, तो दासक नदी के किनारे था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता अगर की बात किया जाए तो कहेंगे सर नॉर्थ से लेके साउथ में, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारे इंडिया में ये क्या था, फेमस था, यानी कि इसका जो है ना विस्तार था, है ना। तो बलूचिस्तान ये जो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, तो पाकिस्तान भी तो पहले हमारा ही पार्ट हुआ करता था 1947 से पहले। आगे बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता से तो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना आप जानते हैं कि रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी जो आकार है तो आकार कैसा है, तो कहेंगे त्रिभुजा आकार जो है इसकी आकार है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आगे अगर बात कर लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता से, तो मोहनजोदाड़ो से मैंने कहा कि भाई क्या मिला था, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला था। साथ ही साथ सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था, हड़प्पा। और आप जानते हैं कि सर सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल भारत के किस राज्य में मिला है,
तो सबसे ज्यादा स्थल भारत के गुजरात में मिला हुआ है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो कहेंगे राखीगढ़ जो है ना सबसे क्या था, बड़ा स्थल था। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। भारत अगर लगा दे तो राखीगढ़, मोहन अगर पूरा केवल सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे कि सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो मोहनजोदारो। आगे बात करें सर हड़प्पा। आप जानते हैं हड़प्पा से जो है ना अन्न भंडार मिला था। क्या मिला था, अन्न भंडार। ये सवाल खूब पूछा जाता है कि अन्न भंडार का प्रमाण कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से। और यहाँ से क्या मिला था, तो कहेंगे सर स्नानागार है ना, स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदारो से मिला था। ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। चहुंदरों से तो बात किया जाए है ना, चहुंदरों से क्या मिला था, मैं क्लास में एक कमेंट भी देते रहता हूँ कि जितना भी मेकअप का सामान है, लड़कियों का जो मेकअप का सामान है वो सब कहाँ मिला हुआ है, चहुंदरों से मिलता है। यानी बात करें कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, इस तमाम जो जानकारी है, ये तमाम जो वस्तुएं हैं हमें कहाँ से मिले हैं, चहुंदरों से मिले हैं। आगे बात करें लोथल के बारे में, तो आप जानते हैं लोथल जो है ना अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे, याद रखेंगे भोगवा नदी के किनारे यह अवस्थित है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा क्या है, तो बंदरगाह है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन मैं यहीं पे रिपीट बता देता हूँ, ये जो 3 स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदारो और चहुंदरो, ये भारत में स्थित नहीं है, ये भारत के बाहर स्थित है। तो सवाल अगर घुमा के आवे कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है या फिर है, तो आपको कम से कम ये 3 याद होना चाहिए, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चहुंदरो। ये जो है हमारे अभी वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, भारत के बाहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना। नेक्स्ट सवाल करा कि धान की भूसी का प्रमाण। देखिए धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला था। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। तो धान की भूसी की बात कर ले हम लोग, तो धान की भूसी का प्रमाण हम लोग को कहाँ से मिला था, तो कहेंगे सर रंगपुर से मिला था। कहाँ से मिला था, रंगपुर से। बनावली से क्या मिला था, तो कहेंगे सर टेराकोटा जो खिलौना होता है, खिलौना मतलब टेराकोटा मतलब क्या, मिट्टी से जो बना होता है ना खिलौना, उसी को टेराकोटा खिलौना कहते हैं। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला था, बनावली से मिला था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है ना राजस्थान का इलाका, राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जो है कहेंगे सर काली चूड़ी, उसके बाद जो है ना जूते हुए खेत है ना। उसके बाद कहेंगे सर भूकंप है ना, भूकंप का साथ जो है या भूकंप का प्रमाण ये कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। तो देखिए 3 प्रश्न होगा। काली चूड़ी कहाँ से, कालीबंगा। जूते हुए खेत का प्रमाण, कालीबंगा। भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला, भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला था, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल में, तो कहेंगे कालीबंगा। आगे बात करें सर धौलावीरा। सर धौलावीरा से क्या मिला था, धौलावीरा बड़ा ही ऐसा पूछा जाता है सवाल तो बच्चा कंफ्यूज कर देता है। बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि सर यहाँ पे जल निकासी का उत्तम प्रबंध मिलता है ना। और जल निकासी यानी जो नाला होता था, वो नाला किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। तो लीजिए एक सवाल नहीं है धान की भूसी का प्रमाण। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये आपको रिकॉल करवाएंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरा जब वीडियो आता है तो मेरा बच्चा लोग जो वीडियो देखता है ना, तो जो कमेंट करता है, वाह फीलिंग लगता है कि हाँ वाकई में सर आप ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अच्छा हमें भी लगता है, और अपना जो है ना फीडबैक हमें देते रहिए, हमें भी एक क्या बोलते हैं अच्छा लगता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है चलिए, तो ये सवाल क्या कहता है कि किस भारतीय दर्शन, देखिए आपको क्लास में ये चीज बड़ा ही जानदार शानदार तरीके से हमने क्या किया था, बताया था।
तो भाई एक सवाल की बात कर लिया, तो भाई ये सोर्स क्या है, तो कहेंगे सर कौन सा, कहाँ से, किस चैप्टर से लिया गया है, तो वैदिक सभ्यता से। आइए कुछ बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं वैदिक सभ्यता से, यानी वैदिक काल। अच्छा, वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि दो वैदिक काल, एक कहा जाता है पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का स्थिति 1500 से क्या था, तो 1000 BC, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट है ना, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC उसका काल माना जाता है। तो ये पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो ये याद रख लेना। दूसरा कि सर वैदिक काल हमारे समाज में था, इसका कोई प्रमाण है क्या? पुरातत्व साक्ष्य है, पुरातत्व प्रमाण है, या फिर साहित्यिक स्रोत है? कुछ स्रोत है, कहेंगे सर दोनों स्रोत है, पुरातत्व के साथ साहित्यिक। पुरातत्व की बात करें तो बोगाज कोई जो है ना अभिलेख जो 1400 BC में एशिया माइनर से मिला है ना, एशिया माइनर से मिला था है ना, जो हमें वैदिक काल की जानकारी देता है ना। बोगाज कोई अभिलेख से जो है ना इंद्र वरुण नासत्य का जानकारी मिला, और बोगाज कोई अभिलेख को जो है ना एक नाम और दिया जाता है, देवताओं का अभिलेख भी जाना जाता है। तो ये तो भाई पुरातात्विक स्रोत है। सर साहित्यिक स्रोत भी आपने कहा, जी हाँ, साहित्यिक स्रोत है 4 वेद। कितना वेद? 4 वेद वैदिक काल में वैदिक काल की जानकारी देता है। पहला कौन सा वेद है, तो सर ऋग्वेद है, दूसरा जो है सामवेद है, और तीसरा यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। और तीसरा चौथा कौन सा, तो कहेंगे अथर्ववेद जो है ये है। ऋग्वेद के बारे में जानते होंगे कि सर ऋग्वेद में जो है 10 मंडल 10 से 25 मंत्र का जो है उच्चारण किया गया है ना। 10 मंडल जो है ना, जिसमें प्रथम एवं 10वां सबसे नया मंडल है। तृतीय मंत्र याद रखिए, खूब पूछा जाता है कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किसका वर्णन है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरा मंडल में याद रखेंगे, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। उसके बाद जो है ना नौवां जो क्या बोलते हैं, नौवां सोम देवता से संबंधित है। और 10वां जो मंडल है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का उसमें जानकारी मिलता है। ऋग्वेद में कहेंगे कि सर ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, तो सरस्वती। सर्वाधिक उल्लेखित नदी का नाम क्या है, तो कहेंगे सर सिंधु। आगे अगर बात करें सर ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, तो कहेंगे सर ऋग्वेद जो है ना प्राकृत नहीं आपका है ना, सिंधी या सिंधु ऐसी कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है, उस भाषा में लिखा गया है। सामवेद बात किया जाए, सामवेद बहुत आसान सवाल है सर, है ना। सामवेद यानी क्या बोलते हैं, संगीत के वेद को ही सामवेद कहते हैं। 7 सुरों का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, सामवेद। यजुर्वेद गद एवं पद का वेद, यज्ञ संबंधी विधियों का वर्णन यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद, जादू टोना वशीकरण बीमारी इलाज सब यही मतलब जानकारी यहाँ से मिलता है। आगे अगर बात कर लिया जाए बच्चे लोग है ना, तो भाई कहा जाता है कि वैदिक काल के बारे में तो आप जानते हैं कि वैदिक काल में वेद का जो अंतिम पार्ट होता है उसको उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, कितनी है, 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। किस चीज के लिए, तो ज्ञान अर्जन करने, मैं तो ज्ञान प्राप्ति हेतु। चलिए आगे अगर बात किया जाए है ना, तो क्या सवाल क्या था, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर मोस्ट में भी ऐसा सवाल है, वैशेषिक जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बात करें योग तो पतंजलि, योग का किसने किया था, तो पतंजलि। न्याय जो है तो न्याय कौन हो जाएंगे, तो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि। सांख्य तो कपिल मुनि है ना। तो भाई यहाँ से याद ये भी रख सकते हैं, देखिए योग है ना, अभी कौन कहता है योग करने के लिए, पतंजलि है ना, मतलब बाबा रामदेव ना, तो योग पतंजलि याद ही हो गया होगा। न्याय गौतम है ना, न्याय हमें कौन देते हैं, गौतम, यानी गौतम महात्मा बुद्ध। थोड़ा एग्जैक्ट कर लेना, याद करने में सूरज मिलता है। सांख्य यानी कपिल मुनि, यानी संख्या मतलब रन कौन बनाए थे, 1883 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो उसमें रन सबसे ज्यादा कौन बनाए थे, तो कपिल देव। देखिए सांख्य कपिल मुनि, तो हो सकता ये आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा याद करने में, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है कि डैश उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख हुआ था, है ना। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवालो उपनिषद, है ना। अभी जस्ट मैंने उपनिषद के बारे में कहा था, उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, ज्ञान प्राप्ति होता है। तो उपनिषद में सर्वप्रथम किस उपनिषद में, जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिला था। सबसे पहले पहला कौन सा आश्रम था, तो कहेंगे ब्रह्मचारी। दूसरा जो था गृहस्थ, तीसरा जो था क्या था, कहेंगे सर वानप्रस्थ, नहीं संन्यास, वानप्रस्थ था जी। चौथा क्या हो जाएगा, संन्यास। देखिए ब्रह्मचर्य जो है ना, ब्रह्मचर्य का जीवन क्या था, तो कहेंगे 0 से 25, गृहस्थ का 25 से 50 साल तक एज था, एंड वानप्रस्थ यानी वन में जाके रहना तो 50 से लेके 75, और सन्यासी का कितना एज होता था, 75 से लेके 100 साल। ठीक है, तो देखिए पहले का जो इंसान लोग थे उनका जीवन काल 100 साल तक था, बताइए। 0 से 25 तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, 25 से 50 तक गृहस्थ यानी कि परिवार वगैरह, माता पिता का, अपना फैमिली के साथ रहना। 50 से 75 वो वन में जाके रहेंगे, वनप्रस्थ, है ना। और 75 से 100 वो क्या हो जाएगा, संन्यास यानी मोक्ष प्राप्ति का द्वार होता है। आगे बात करें मुंडको उपनिषद, तो आप जानते होंगे मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, तो भारत का सप्तमेव जयते जो है ना आदर्श वाक्य, ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद यानी यहाँ से क्या लिया गया है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय का तात्पर्य क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना। तो इतना पॉइंट एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन नहीं, मैं तो ये भी करता हूँ कि सर मैं एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का वैरायटी यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद वो क्वेश्चन का कोई ये नहीं आ जाता है। आगे अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति, है ना, यानी भगवान जो है महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनकी प्रथम मूर्ति डैश कला में बनी थी, यानी किस कला में जो है ना बनाई गई थी। इसका राइट आंसर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा थी वो किस कला में बनी थी, वो मथुरा कला में बनी थी। किस कला में, मथुरा कला में बनी थी। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का संबंध किस कला से था, तो भाई गांधार कला से संबंध था। लेकिन प्रथम जो है मूर्ति किस कला में बनी थी, तो मथुरा कला में बनी थी। तो आइए इस सवाल से हम इस चैप्टर से कुछ बातें कर लें। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि भगवान जो बुद्ध थे उनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सर लुम्बिनी में हुआ था। एंड आगे बात किया जाए तो 483 BC में, 483 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था 80 वर्ष की आयु में। और कहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, कुशीनगर में। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था जो शाक्य कुल के थे, है ना, जो कपिल वस्तु के राजा भी थे। तो गौतम बुद्ध का भी कुल कौन सा हो जाएगा, शाक्य कुल। इनके माता का नाम था महामाया, है ना, जो इनको जो है ना जन्म के बाद जो है ना उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को जो पाल पोस के बड़ा की वो कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, जो उसकी कौन लगती थी, मौसी लगती थी। आगे बात किया जाए, आप अच्छी तरीका से जानते होंगे कि इनके जो प्रथम गुरु थे उनका क्या नाम था, अलार कलाम। और दूसरा गुरु जी का नाम क्या था, तो कहेंगे सर रुद्रक रामपुत्र जो थे वो क्या थे, इसके दूसरे गुरु थे। आगे की बात किया जाए तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे ये कि सर महात्मा बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए, है ना। और गृह त्याग जब किए थे तो महाभिनिष्क्रमण कहलाए थे। आगे अगर बात किया जाए, अब ये भी जानते हैं कि सर 29 वर्ष में गृह त्याग किया और इनको 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई, तो कहेंगे सर बोध गया में, यानी कि 6 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। उसके बाद जो है ना आप ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में श्रावस्ती, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम शिष्य का नाम आनंद, प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, जो उसकी स्वयं मौसी थी यानी माँ की। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे गौतम बुद्ध के बारे में, है ना, कि जब गौतम बुद्ध ने क्या किया था, मोक्ष प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग
दिए थे। उसके बाद आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म का तीव्र क्या है, बुद्ध धर्म और संघ। उसके बाद अगर और बात किया जाए तो भाई आप जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध जो थे, या महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है 4 बौद्ध संगीत आयोजन का गठन किया गया। कितना? 1 2 3 4, यानी 4 गो बौद्ध संगीत हुआ। पहला बौद्ध संगीत जो है ना अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था राजगृह में। एंड सवा कवि महाकश्यप जो थे वो उनकी अध्यक्षता किए थे। दूसरा बौद्ध संगीत जो है ना किसके शासन काल में? कलाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था और सवा कवि उसकी अध्यक्षता किए थे। तीसरा बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में, और मुगलीपुत्र तीसरे ने क्या किया था? उसका अध्यक्षता किया था। चौथा बौद्ध संगीत आपको अच्छी तरीका से पता होगा कि सर कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडलवन कसेबी में वसुमित्र उसके अध्यक्ष बने थे। तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए, है ना। आप जानते हैं कि सर विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, है ना, ये जो 3 पिटक हैं, है ना, तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा जाए, पूछ लिया जाए त्रिपिटक, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो वो पाली भाषा हो जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में वर्णन किया गया है। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड हमें लगता है कि सर आज के लिए जो है ना एक वीडियो के लिए इतना इनफ है ना। एंड नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें जो है हम लोग महात्मा बुद्ध, उसमें अगर बात कर लिया जाए तो हम लोग महात्मा बुद्ध नहीं, स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे, महावीर स्वामी। उसके बाद जो है ना मगध से सवाल उठाएंगे, है ना। मगध आपको बताए थे उस रोज हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, वहाँ से सवाल रहेगा। आगे बात किया जाए तो सातवाहन वंश, यानी जो ब्राह्मण साम्राज्य है वहाँ से मैं टॉपिक लेके आऊँगा। उस टॉपिक को मैं शॉर्ट ब्रीफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये समय है रिकॉल करने का, आप जितना मर्जी रिकॉल करो। आगे अगर बात किया जाए तो सर आप जानते हैं सातवाहन के बाद भारत में कुछ विदेशी वगैरह जो है ना आए थे। आप जानते होंगे हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, है ना, जिसमें कुषाण जो था, कुषाण यहाँ से अच्छा सवाल बनता है। तो हम चारों से मतलब इस चैप्टर से भी सवाल आपको लेके आएंगे। आगे अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि गुप्तकाल तो सर ये तो भाई फेवरेट टॉपिक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री का आपका फेवरेट होना चाहिए, सवाल खूब पूछा जाता है यहाँ से, है ना। गुप्तकाल यानी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त, उसका बेटा घटोत्कच, है ना, महाराजा का उपाधि लिया, फिर उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, महाराज धीराज का उपाधि लिया, फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त के बाद मतलब क्रमशः है जो मतलब पढ़ाई में चिंता नहीं तगड़ा, है ना। आगे अगर बात कर ले तो हम लोग वर्धन यानी कल जो है वर्धन काल से भी सवाल लेंगे, यानी एक सवाल यहाँ, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, तो 6 सवाल यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हो सके तो हम लोग पाल वंश और दक्षिण भारत का जो इतिहास है वहाँ से एक दो प्रश्न लेते हुए इस जो एंशिएंट, जो मैंने कहा कि आप वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप फील करेंगे कि आपका एंशिएंट जबरदस्त रिकॉल हो गया है। अगर मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक अगर वीडियो आप देखें, है ना, तो मैंने आपको एक कहते हैं ना कि मैं आपके साथ यहाँ तक हूँ, तो आपका एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड है ना, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।